Good morning, students. Today we continue our chapter number 7.5 sources of finance, sources of business finance. हमने अभी तक पढ़ा लॉन्ग टर्म बिजनेस और मिड टर्म शॉर्ट टर्म बिजनेस के फाइनेंस के नीड्स के हमने सोर्सेज पढ़े. पहले पढ़ा हमने सबसे पहले इक्विटी शेयर, देन प्रेफरेंस शेयर्स, देन रिटेन अर्निंग. नाउ फोर्थ वन इज डिबेंचर्स. It referred to the company by the debentures on which they receive a fixed rate of interest. ये कंपनी द्वारा इशू किए जाते हैं जिन्हें डिबेंचर्स कहा जाता है और इसके ऊपर कंपनी एक फिक्स रेट इंटरेस्ट का देती है. इसे बोलते हैं, ये है मीनिंग. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म ऑफ फाइनेंस. ये डिबेंचर्स जो हैं, जैसे शेयर्स इशू करती है ऐसे कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है. ये कंपनी के लॉन्ग टर्म फाइनेंस और मिड टर्म फाइनेंस के सोर्सेज हैं. इट इशूड अंडर द सील ऑफ कंपनी. मैंने आपको कंपनी जब पढ़ाया था तब बताया था कि कंपनी जो भी काम करती है वो अपनी कॉमन सील के अंडर करती है. तो डिबेंचर्स जो इशू किए जाते हैं ये एक तरह से जो कंपनी पब्लिक से उधार लेती है उसकी रसीद होती है जिसके ऊपर कंपनी एक इंटरेस्ट पे करती है पब्लिक को. तो उसके साइन जो है सील लगी होती है. मेरिट्स ऑफ डिबेंचर्स क्या है? द इन्वेस्टर हु वांट फिक्स्ड इनकम एट लेसर रिस्क prefer to इन्वेस्ट इन डिबेंचर्स. कहते हैं कि डिबेंचर्स के मेरिट्स क्या हैं कि डिबेंचर्स को कौन ख़रीदता है? ऐसे इन्वेस्टर ख़रीदना पसंद करते हैं जिनको एक फ़िक्स इनकम की ही चाहिए होती है और जिसमें रिस्क जो है वो कम होता है, वो ही डिबेंचर्स पर पैसे इन्वेस्ट करता है. द डिबेंचर्स होल्डर डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट. डिबेंचर्स होल्डर को कंपनी में किसी भी तरह के मैनेजमेंट मीटिंग से पार्ट लेने का भी कोई राइट नहीं होता और वोटिंग करने का भी कोई राइट नहीं होता. एज द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स अनअफेक्टेड विद द इशू ऑफ डिबेंचर्स. सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स ही इनको ही ये राइट होता है, डिबेंचर्स होल्डर्स को ये राइट नहीं होता. द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट पेड इज़ ट्रीटेड एज ए टैक्स डिडक्टेड एक्सपेंसेस. जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, कंपनी जो डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट देती है वो एक्सपेंसेस में से डिडक्ट कर लिया जाता है. लिमिटेशंस ऑफ डिबेंचर्स क्या है? द इशू ऑफ डिबेंचर्स क्रिएट अ परमानेंट burden of the earning of a company as the payment of interest at a fixed rate. डिबेंचर्स को इशू करने पर कंपनी के ऊपर उन्हें वापस करने का हमेशा बर्डन रहता है क्योंकि कंपनी जो है एक फ़िक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी को एक फ़िक्स टाइम पर डिबेंचर होल्डर्स को करना ही होता है. द इशू ऑफ redeemable debentures involve a fixed commitment of repayment so on specified date. कहते हैं तो रेडीमेबल डिबेंचर्स जो होते हैं उनको एक फ़िक्स टाइम पे रीपेमेंट उनकी पेमेंट वापस करनी होती है और उन्हें एक उनकी डेट फिक्स होती है कि 6 महीने के लिए ख़रीदा या साल के लिए ख़रीदा, उस डेट के बाद उन्हें ये पैसा वापस करना ही पड़ता है. तो कंपनी के ऊपर एक बर्डन होता है. नाउ टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. First है secured and unsecured. As the name is secured means those debentures which are issued against the security of assets of the company are known as the secured. ऐसे debentures जिनको इशू किया जाता है against the security of assets. कंपनी को सिक्योरिटी देनी पड़ती है. कंपनी जो है वो assets सिक्योरिटी ऑफ assets ऑफ द कंपनी, जो कंपनी को सिक्योरिटी देनी पड़ती है, ऐसे डिबेंचर्स जो हैं वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स कहते हैं. सिक्योरिटी देना मतलब गिरवी रखना कुछ. दोज डिबेंचर विच डू नॉट कैरी any charge on the assets of the company unsecured debentures, they are known as unsecured. जिन डिबेंचर्स पे किसी तरह की कोई चीज़ assets को गिरवी नहीं रखना पड़ता कंपनी को, वो unsecured debentures कहलाते हैं. registered and barrier debentures, those debentures which are duly
रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर मेंटेन्ड बाय द कंपनी, ऐसे डिबेंचर्स जो कि कंपनी के रजिस्टर में मेंटेन, जिनकी एंट्री कंपनी के रजिस्टर में एंट्री होती है, नाम एड्रेस सब होता है, वो रजिस्टर डिबेंचर होल्डर्स कहलाते हैं। दोज डिबेंचर विच आर ट्रांसफरेबल बाय देयर डिलीवरी ऑन देयर बैरियर डिबेंचर्स कहलाते हैं। कहते हैं जो डिबेंचर्स जिनका कहीं नाम रजिस्टर नहीं होता, वो आसानी से एक दूसरे को ट्रांसफ़र किए जाते हैं, वो बैरियर डिबेंचर्स कहलाते हैं। कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्ट मतलब चेंज होना। दोज डिबेंचर दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड आर नोन एज द कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ऐसे डिबेंचर्स जो एक स्पेसिफाइड पीरियड पूरा होने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स में बदल जाते हैं, वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होल्डर कहलाते हैं। द डिबेंचर्स विच डू नॉट कैरी एनी प्रोविजन फॉर द कन्वर्जन इनटू शेयर आर नोन एज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। और जिनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं होती कि वो इक्विटी शेयर में बदले जाएं, वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर कहलाते हैं। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन डिबेंचर्स एंड शेयर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं और शेयर्स क्या होते हैं। डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रिएटर्स ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, और शेयर होल्डर्स आर द ऑनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स होते हैं वो ऑनर होते हैं। इंटरेस्ट इज पेड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। जो डिबेंचर होल्डर्स के ऊपर क्या मिलता है, उनको इंटरेस्ट मिलता है उनकी इन्वेस्टमेंट पे, और डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट पे। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट, इसका मतलब होता है ब्याज। डिबेंचर होल्डर्स have no right to participate in management meetings। डिबेंचर होल्डर्स को कोई भी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता, लेकिन शेयर होल्डर्स को पूरा राइट होता है। एक्सेप्ट irredeemable debentures, capital is refunded in respective of all other debentures during the lifetime of the company। कंपनी अपनी लाइफ टाइम में irredeemable डिबेंचर्स को छोड़कर बाकी सब डिबेंचर्स को उनके पैसे वापस कर देती है। एक्सेप्ट redeemable preference shares, company does not refund capital in respect of all the other share during its lifetime। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के, रेडिबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के को छोड़कर कंपनी किसी के भी पैसे अपने लाइफ टाइम में वापस नहीं करती है। कंपनी इंजॉयज़ द टैक्स एडवांटेजेस ऑन डिबेंचर्स। कंपनी को टैक्स रिबेट मिलती है डिबेंचर्स के ऊपर। नो टैक्स एडवांटेज टू द कंपनी ऑन शेयर्स। कंपनी को शेयर बेचने पे कोई टैक्स एडवांटेजेस नहीं मिलती है। पेमेंट इज़ मेड टू द डिबेंचर होल्डर्स बिफोर शेयर होल्डर्स। जब भी कंपनी लिक्विडेशन के टाइम पर डिबेंचर होल्डर्स को शेयर होल्डर्स से पहले पैसा मिलता है। पेमेंट इज़ मेड आफ्टर द इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब लास्ट में इनको पैसा मिलता है। नेक्स्ट फिफ्थ है स्पेशल फाइनेंस इंस्टीट्यूट। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन प्रॉफिट, डिबेंचर्स। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट हैं हमारे इंडिया में जो कि फाइनेंस इंस्टीट्यूट हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को, एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंस करती हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल IFCI, SFC, ICICI, IDBI, SIDC, UTI, IIBI और LIC। ये सभी कम इंस्टीट्यूट जो हैं वो छोटे छोटे बिजनेसमैन्स को, एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करती हैं उनकी डेवलपमेंट में। नेक्स्ट इज पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स का क्या मतलब होता है? इट रेफर टू द डिपॉजिट दैट आर राइज्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक। ये ऐसे फ़ंड को बोला जाता है, ऐसी डिपॉजिट्स को बोला जाता है पब्लिक डिपॉजिट, जो कि कंपनी के फ़ंड को एकदम राइज कर देती है और ये कंपनी जो है डायरेक्टली पब्लिक से इसका पैसा लेती है। द पब्लिक डिपॉजिट्स आर यूजुअली लाइज फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 6 to 3 years। 6 महीने से लेकर 3 साल तक ही ये पैसा पब्लिक से कंपनी लेती है। सो दिस इज़ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड, इसे हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड कहते हैं। अंडर दिस मतलब अंडर इट अ कंपनी राइजेज लोन फ्रॉम पब्लिक फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। कंपनी जो है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही पब्लिक से पैसा लेती है। कंपनी गिव फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट। कंपनी फिक्स टाइम के लिए पैसा लेती है और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पब्लिक को देती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट इज़ लिटिल मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक। बैंक जो FDs पर इंटरेस्ट पे करता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कंपनी पब्लिक को पब्लिक डिपॉजिट पर देती है।
नाउ नेक्स्ट इज कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो भी बिजनेसमैन की बहुत हेल्प करते हैं, फाइनेंस का एक सोर्स है। द कमर्शियल बैंक्स आर द मेन सोर्स ऑफ राइजिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस, नॉट ओनली दैट इट इज़ प्रोवाइड मीडियम टर्म ऑल्सो। फर्स्ट, कमर्शियल बैंक जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ देते हैं। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? मान लीजिए मिस्टर ए के पास बैंक में 6 लाख रुपीज़ हैं और मिस्टर ए को पेमेंट करनी है 7 लाख रुपीज़ की, तो अगर उसने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी उस कस्टमर ने ली हुई है मिस्टर ए ने, तो बैंक उसे उसका चेक 7 लाख रुपीज़ का भी पास कर देगा, उसकी पेमेंट कर देगा। जो 1 लाख रुपीज़ है बैंक उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। कस्टमर हु हैव करंट अकाउंट, मतलब करंट अकाउंट कौन खोलता है? बिजनेसमैन विद द बैंक आर अलाउड टू विड्रॉ मोर मनी देन लेइंग इन देयर अकाउंट, मतलब कि उसके अकाउंट में जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा अगर उसकी रिक्वायरमेंट है, ऐसी मनी की फैसिलिटी अगर ओवरड्राफ्ट की ले रखी है, तो द मनी विड्रॉन इन एक्सेस इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। जो पैसा उसने अपने अकाउंट के बैलेंस से ज़्यादा लिया उसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। कैश क्रेडिट, अंडर दिस फैसिलिटी बैंक ग्रांट अ राइट टू इट्स कस्टमर टू बोरो मनी अप टू द सर्टेन अगेंस्ट सिक्योरिटी। कुछ सिक्योरिटी मतलब कुछ गिरवी रख के कुछ लोन लिया जा सकता है, उसे बोलते हैं कैश क्रेडिट। शॉर्ट टर्म लोन, बैंक गिव्स लोन टू इट्स कस्टमर इन वन लमसम अमाउंट। कुछ लमसम अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है और बैंक ऐसे अपने कस्टमर्स को शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब 6 मंथ से लेकर 3 ईयर्स तक के लिए लोन देता है, और फिर वो कस्टमर जो है छोटी छोटी EMI बनवाकर उसका पैसा वापस करता है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डिपोजिटरी रिसिप्ट्स। डिपोजिटरी रिसिप्ट्स का मतलब की है, फर्स्ट है उसमें ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट्स। ग्लोबल वर्ड से हमें मालूम पड़ रहा है मींस पूरा वर्ल्ड। इसको समझने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया, ध्यान से समझेंगे। इंडियन कंपनी मींस, मान लीजिए हम इसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, GDR। अगर आप GDR समझ लेंगे तो आपको ADR भी समझ में आएगा। इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ कि एक फॉरेनर हमारे पास आया, हमारे फॉरेनर इंडिया में आया और उसने कंपनी के, हमारे कुछ इंडियन कंपनी के शेयर खरीदे। इंडियन कंपनी ने शेयर उसको दिए, उस इशू किए, सिक्योरिटी खरीदी, उसने शेयर खरीद लिए। तो वो शेयर्स खरीद तो लेगा, किस में पेमेंट करेगा? लोकल करेंसी में। उसने, कंपनी ने किस में बेचे? लोकल करेंसी में, मतलब रुपीज़ में पैसे बेचे। अब फॉरेनर के पास रुपीज़ कहाँ से आएंगे? फॉरेनर ने क्या किया, उसको डिपोजिटरी बैंक में डाल दिया और वो पैसे जो थे, इंडियन रुपीज़ जो थे, डिपोजिटरी बैंक में जमा हो गए। डिपोजिटरी बैंक से वो कहाँ पर इशू हुए? डिपोजिटरी बैंक ने इशू किए, डिपोजिटरी रिसिप्ट्स को इशू किया अगेंस्ट दीज शेयर्स, मतलब जो इंडियन शेयर्स थे उसको रिसिप्ट किया। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में इन्हें किया जा सकता है। अब जो शेयर थे, जो इंडियन रुपीज़ थे, वो किस में कन्वर्ट हो गए? वो डॉलर में कन्वर्ट हो गए। इन डॉलर में ही कन्वर्ट होने का मतलब है डिपोजिटरी रिसिप्ट्स में वो कन्वर्ट हो गए। डिपोजिटरी रिसिप्ट्स वो किस में थी? वो ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी की जा सकती है, और जो शेयर्स थे वो डॉलर्स में कन्वर्ट हो गए। और डॉलर्स में कन्वर्ट होने का मतलब है, इसे ही बोलते हैं ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट्स। अब हम देखेंगे कि GDR की कुछ वर्ड्स हैं। GDR इज़ नेगोशिएटेबल इंस्ट्रूमेंट एंड कैन बी ट्रेडेड फ्रीली लाइक एनी अदर। कहते हैं कि GDR एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएटेबल मतलब कोई भी सब इसको मानते हैं, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ट्रेडेड किया जा सकता है। ट्रेडेड मतलब फ्रीली कोई भी खरीद सकता है, कोई भी इसे बेच सकता है। इन द इंडियन कंटेक्स्ट अ JDR इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय एन इंडियन कंपनी टू राइज फंड। इंडियन कंटेक्स्ट में अगर JDR का मीनिंग देखा जाए कि ऐसे इशू हैं जो फंड्स को राइज करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज को राइज करने के लिए इशू किए जाते हैं इन ए सेम फॉरेन करेंसी। उस फॉरेन करेंसी में ही सेम, मतलब मान लो कि किसी ने इंडियन रुपीज़ दिए हैं तो अपनी फॉरेन करेंसी को इंक्रीज़ करने के लिए हम उसको डिपोजिटरी बैंक में डालेंगे। डिपोजिटरी बैंक जो है वो डिपोजिटरी रिसिप्ट में कन्वर्ट करेंगे और जिस करेंसी की हमें ज़रूरत है हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अ होल्डर ऑफ JDR कैन एट एनी टाइम कन्वर्ट इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स इट रिप्रेजेंट। कहते हैं कि GDRs जो हैं वो कभी भी
वो हमने GDR रिसिप्ट जो है, GDR मतलब ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट जो है, वो हम कभी भी कन्वर्ट किस में कर सकते हैं, उनको शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। द होल्डर ऑफ GDR नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट, जो जिनके पास GDR रिसिप्ट होती हैं उनके पास कंपनी में किसी भी तरह का वोटिंग राइट नहीं होता है। नेक्स्ट इज अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट। हमने यहाँ पर पढ़ा GDR, जिसमें सेम अमेरिकन है, बस ज़रा सा अंतर है। देखिए कि वही बंदा इंडियन कंपनी ने शेयर इशू करे और एक फॉरेनर ने इसको ख़रीदने चाहे, फॉरेनर के पास वो किस में ख़रीदेगा, डॉलर्स में नहीं ख़रीदेगी, उसको इंडियन रुपी देने पड़ेंगे। उसने उसको जमा करवा दिया डिपोजिटरी बैंक में, डिपोजिटरी बैंक ने उसको डिपोजिटरी रिसिप्ट में कन्वर्ट कर दिया, और वो शेयर्स जो थे, अब वो क्या हुआ, इशू रिसिप्ट अगेंस्ट दीज शेयर इन ओनली USA मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मीन्स कि इंडियन कंपनी ने ये शेयर्स बेचे लोकल करेंसी में, लोकल करेंसी मतलब इंडियन रुपीज़ में बेचे, इंडियन रुपीज़ उसको पे करने पड़े। वो कहाँ जमा हुए शेयर्स, डिपोजिटरी बैंक में शेयर्स जमा हुए, और उन्होंने क्या परचेज़ किया, उन्होंने रिसिप्ट्स को परचेज़ कर लिया। किस में, उन्होंने USA में। मतलब यहाँ पर चेंज है, मैंने आपको बताया था ग्लोबल डिपोजिटरी में, मैंने आपको बताया था कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इन्हें सेल किया जा सकता है, परचेज़ किया जा सकता है, कहीं पर भी इनको सेल और परचेज़ किया जाता है। लेकिन अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट में सिर्फ ये कहाँ सेल किए जा सकते हैं, अमेरिका में, इन USA ओनली। मीन्स वो डॉलर में कन्वर्ट हो गए, रिसिप्ट जो थी वो डॉलर में कन्वर्ट हो गई। डिपोजिटरी रिसिप्ट अब डॉलर में कन्वर्ट होने के बाद उसे हमने कहा अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट, मतलब USA में। तो एक और इसका मेन पॉइंट है, इसे ध्यान से देखिए, ADR आर ब्रॉट एंड सोल्ड इन अमेरिका। ADRs जो हैं उन्हें ख़रीदा तथा बेचा कहाँ जा सकता है, सिर्फ अमेरिका में, अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, और इशूड ओनली टू द अमेरिकन सिटीजन, ये और किसी को नहीं, सिर्फ अमेरिकन सिटीजन को ही ये इशू किया, मतलब अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति ही इसे खरीद तथा बेच सकता है। सिर्फ थोड़ा सा ही अंतर है GDR और ADR में कि वो ग्लोबल में मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में बेचा जा सकता है, ये सिर्फ अमेरिका में बेचा जा सकता है और सिर्फ डॉलर्स में बेचा जा सकता है। नेक्स्ट इज इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट्स। इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट्स मतलब इंडियन से ही मतलब है। अब यहाँ पर इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट्स है, तो ये ADR और GDR के बिल्कुल अपोजिट में है। अपोजिट मतलब वहाँ पर इंडियन कंपनी अपने शेयर बेच रही थी, यहाँ फॉरेन कंपनी अपने शेयर बेच रही है, और फॉरेन कंपनी बेच रही है तो इशूड इन लोकल करेंसी। मीन्स लोकल करेंसी कोई भी हो सकती है, डॉलर, मैंने यहाँ पर डॉलर लिया, कोई भी करेंसी, जो भी कंट्री में फॉरेन कंपनी अपनी बेच रही है वो अपनी कंपनी की कोई भी करेंसी ले सकती है। तो अगर इंडियन किसी को करना है, उसने भी इंडियन डिपोजिटरी बैंक में उन्हें जमा कराया, उन शेयर्स को कहाँ जमा कराया, इंडियन डिपोजिटरी बैंक में। हमने अमेरिकन डिपोजिटरी में क्या पढ़ा था कि उसने डिपोजिटरी बैंक में जमा कराया, यहाँ पर वर्ड है इंडियन डिपोजिटरी बैंक में जमा करवाया। तो किस में हुए, इशूड डिपोजिटरी रिसिप्ट किस में हुई, इंडियन रुपीज़ में वो रिसिप्ट जारी हुई, इसी को बोलते हैं इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट। IDR आर इशूड बाय द फॉरेन कंपनी। IDR जो है वो फॉरेन कंपनी इशू करती है। इट कैन बी लिस्टेड इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, ये इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की किसी भी लिस्ट में इसका नाम हो सकता है। द होल्डर ऑफ IDR हैव नो राइट टू वोट इन द कंपनी। जिनके पास IDRs होते हैं उनके पास भी कोई राइट नहीं होता वोट देने का। द IDRs आर इन रुपी, IDRs खरीदे तथा बेचे वो रुपीज़ में जाते हैं। इसके बाद मैं आपको होमवर्क में एक PDF भेज रही हूँ, उन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है और उनके आंसर मुझे ट्यूसडे तक PDF फॉर्म में ही भेज देने हैं। थैंक यू।